अस्सलामुअलैकुम। जो फेमी और अली सोच रहे थे वही बात तेजपाल भी सोच रहा था कि जैकी ओल्ड के पास सबसे ज़्यादा टेलीपैथी जानने वालों की तादाद है। लिहाजा पहले किसी तरह उसे काबू में किया जाए और उसको तलाश किया जाए। लेकिन इससे पहले खुद को महफूज रखना बहुत ज़रूरी था। उसके चारों टेलीपैथी जानने वाले साथी उसकी जहानत पर पूरा भरोसा करते थे। जैसे वो समझाता था वैसे ही उस पर अमल करते थे। उसने कहा हमें फ्रांस में नहीं रहना चाहिए क्योंकि बाबा साहब का दायरा यहाँ से बहुत करीब है और इस इदारे के जासूस और दुश्मन फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं। किसी न किसी से किसी वक्त भी सामना हो सकता है। लिहाजा हमें किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहिए। उनमें से एक टेलीपैथी जानने वाले बैजॉन ने कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। ये बात समझ में आने वाली है और हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। बोलो कहाँ चलना चाहते हो। वो सब सोचने लगे कि किस मुल्क में जाना चाहिए। फिर तेजपाल ने कहा, हमें ना अमेरिका जाना चाहिए ना यूरोप, बल्कि अफ्रीका के किसी मुल्क में जाना चाहिए। एक ने कहा वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। दूसरे ने कहा लेकिन शुमाली हिस्से में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। फिर हम एयर कंडीशनड रिहायशगाहों में रह सकते हैं। तेजपाल ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें शुमाल मगरबी अफ्रीका के एक मुल्क मौरितानिया में जाना चाहिए। वो बहरे अटलांटिक यानी बहरे ओकियानोस के किनारे है। वहाँ का मौसम मुतदिल रहता है। फिर ये कि वहाँ हर मुल्क के सयाह आते हैं और वो किसी हद तक तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहाँ अगर हम ना रह सके तो फिर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। सबने इससे इत्तफाक किया और वो ख्याल ख्वानी के जरिए सिर्फ 24 घंटे में मौरितानिया का पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनवाकर वहाँ रवाना हो गए और मौरितानिया के दारुल हुकूमत नवाशूट में आ गए। वो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर था। उन्होंने वहाँ रिहाइश के लिए 3 बंगले किराए पर लिए। एक एक बंगले में 2-2 अफराद रहने लगे। तीसरे बंगले में तेजपाल तनहा रहने लगा। वो सब मिलकर तफरीह के लिए जाया करते थे और कभी किसी जगह बैठकर मंसूबे बनाया करते थे। तेजपाल उन्हें समझा चुका था कि वो हमेशा ख्यालख्वानी करते हुए ये मालूम करते रहें कि अमेरिका के कितनी रियासतों के कितने शहरों के एजेंट्स के पास कोलंबिया से शाया होने वाले अखबारात और रसायल आते हैं और किन घरों में पहुंचाए जाते हैं। तेजपाल बेशक सोनिया की तरह ज़हीन था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि सोनिया उम्र में ज़्यादा थी और उसके तजुर्बात ज़्यादा थे। इन तजुर्बात के सामने तेजपाल अभी तिफले मकतब था। वहाँ आमतौर पर अरबी और फ्रांसीसी ज़ुबान बोली जाती थी। वो पांचों ये ज़ुबान अच्छी तरह जानते थे। इस मुल्क में जो ज़्यादा तालीम याफ्ता अफराद थे वही अंग्रेज़ी बोलते और समझते थे। बड़े शहरों के अलावा इस मुल्क के छोटे शहरों और कस्बों में जाने से सिर्फ काले पीले चेहरे नजर आते। सब स्याफाम लोग थे, लेकिन शहरों में बैरून ममालिक के बहुत से लोग आते थे। लिहाजा वहाँ हर तरफ हसीन औरतें नजर आती थीं। वहाँ बड़े बड़े होटल और क्लब वगैरह भी थे। बैजोन अपनी बीवी मोनोरीटा के साथ रहता था। उसी बंगले में बड़ी रॉबर्ट भी उनके साथ था। तेजपाल ने रॉबर्ट से कहा, मैं अपने बंगले में तना रहता हूँ, लिहाजा तुम इन मियाँ बीवी को वहाँ रहने दो और मेरे साथ आकर रहो। इस तरह बड़ी रॉबर्ट तेजपाल के साथ आकर रहने लगा। फिर उसने पूछा, आपने मुझे अपने पास क्यों बुलाया। इसलिए कि तुम सब जवान हो और वहाँ तुम्हारा दिल भी किसी हसीना के लिए मचलता होगा। लिहाजा मेरे बंगले में रहोगे तो किसी हसीना से मुलाकात कर सकोगे या किसी हसीना से नाइट क्लब में मिल सकोगे। वहाँ मोनोरीटा को पता नहीं चलेगा और वो क्योंकि हमारे दोस्त की बीवी है, हम सबकी इज्जत है, इसलिए उससे ऐसी बातों को छुपा कर रखना चाहिए। दूसरे दिन बड़ी रॉबर्ट बंगले के बाहर आया। एक बड़ी सी शानदार कार उसके सामने आकर रुक गई। उसमें से एक नौजवान स्याफाम लड़की बैठी हुई थी। उसने खिड़की से मुंह बाहर निकालकर अपनी मुकामी जुबान में कुछ कहा। रॉबर्ट समझ नहीं सका। उसने करीब आकर कहा, मैं फ्रेंच जानता हूँ। वो बोली, ओह नो, इंग्लिश। रॉबर्ट ने भी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा कि मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ। वो बोली, तुम बाहर के मुल्क से आए हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें इंटेलिजेंस के दफ्तर जाना होगा। क्या कोई खास बात है। दफ्तर चलकर मालूम होगा। तुम मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ सकते हो। वो उसकी साथ वाली सीट पर बैठ गया। अपने बाकी 3 साथियों को ख्याल ख्वानी के जरिए बताया कि वो एक स्याफाम लड़की के साथ इंटेलिजेंस के दफ्तर जा रहे, लिहाजा वो उसके दिमाग में मौजूद रहें और तेजपाल को भी बता दें। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है। रॉबर्ट, मेरा नाम बड़ी रॉबर्ट है। क्या आप फ्रांस से आए हो। दरअसल तुम बहुत हैंडसम हो। वो बोला, शुक्रिया, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ। किसी लड़की के दिल से पूछो, मेरा तो तुम पर दिल आ गया। तुम इंटेलिजेंस के दफ्तर ले जा रही हो या दिल के दफ्तर में। वो बोली, बस ये समझ लो कि दिल के दफ्तर में तो आ चुके हो। मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलाने ले जा रही हूँ। वो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। जिस गैर मुल्की को चाहें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तुम निकलना चाहते हो या रहना चाहते हो। मैं ना तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ और न रहना चाहता हूँ। फिलहाल इस मुल्क को देखूंगा। यह शहर पसंद आएगा तो यहाँ रहकर कोई कारोबार करूंगा। वो इंटेलिजेंस के दफ्तर में पहुंच गया। वो अपने बाप के ऑफिस में ले गई। फिर अंदर पहुंचकर बोली, हेलो डैडी, इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर रॉबर्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि नजूमी ने सच कहा है। नजूमी ने क्या कहा था मुझे याद नहीं है। उसने कहा था मेरे लिए बाहर के मुल्क से एक शहजादा आएगा। देखो ये बिल्कुल प्रिंस नजर आ रही है नहीं। बाप ने परेशान होकर बेटी को देखा, फिर रॉबर्ट की तरफ देखकर बोला, हाँ अच्छा हैंडसम लड़का है, लेकिन बेटी तुम इंटेलिजेंस के इतने बड़े अफसर की बेटी हो। तुम्हें कितनी बार समझाया कि कभी किसी पर भरोसा ना करो।
और ख़ास तौर पर बाहर से आने वाले हमेशा धोखेबाज होते हैं। ऐसे कम होते हैं जो अपने बारे में अच्छा तासुर छोड़ कर जाते हैं। अब ये जवान कैसा है मैं नहीं जानता। जब तुम इसमें दिलचस्पी ले रही हो तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मुझे काम करने दो और जाओ। वो रॉबर्ट का हाथ थामकर उस दफ्तर से जाने लगी। तेजपाल बाकी 3 साथियों के साथ एक बंगले में बैठा हुआ था और उनसे पूछता जा रहा था कि क्या हो रहा है। उनमें से कोई ना कोई उसे बताता जा रहा था। फिर तेजपाल ने कहा, वो रॉबर्ट के साथ बाहर जा रही है तो किसी को उसके बाप के दिमाग में रहकर उसके चोर ख्यालात पड़ने चाहिए। जोसेफ विस्की ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए उसके बाप डायरेक्टर जनरल के दिमाग में पहुंच गया और उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि यहाँ एक औरत और 5 मर्द आए हैं। इनमें से एक अभी मेरे सामने आया है। अब अगर मैडम मेरे दिमाग में आती तो उनकी आवाज़ और लबो लहजे को सुनकर मालूम कर लेती कि ये कैसा आदमी है, उनके काम का है या नहीं। जोसेफ विस्की उस डायरेक्टर के चोर ख्यालात पढ़कर ये मालूम करने लगे कि वो किस मैडम के मुतल्लिक ऐसा सोच रहा है। पता चला कि मैडम एल्पा उसके दिमाग में आती है। इंटेलिजेंस के डीजी से एल्पा के ताल्लुकात इसलिए थे कि एल्पा कभी कभी उसकी मदद करती थी और मुजरिमों के चोर ख्यालात पढ़कर बता देती थी कि कौन मुजरिम है और कौन सा माल कहाँ छुपा कर ले जा रहा है। इस तरह उनकी आपस में दोस्ती भी थी, लेकिन कभी कभी उनसे रब्ता होता था। अब वो सोच रहा था कि फ़ोन के जरिए ब्रेन आदम से रब्ता करेगा, फिर उसे रॉबर्ट के बारे में बताएगा। जोसेफ विस्की तेजपाल को ये बातें बताने लगा तो वो परेशान होकर बोला, ये तो मुसीबत हो गई। ये एल्पा बीच में कहाँ से अटपकी है। जोसेफ विस्की ने कहा, अभी तो खैरियत है। एल्पा से उसका रब्ता नहीं हुआ है, वो फ़ोन से रब्ता करने वाला है। फ़ौरन उसके दिमाग में जाओ और उसे सही नंबर डायल ना करने दो। उसे फ़िलहाल एल्पा से कोई बात करने से रोको। जोसेफ विस्की फिर उसके दिमाग में चला गया। वो उस वक्त अपने फ़ोन पर ब्रेन आदम के नंबर पंच कर रहा था। ऐसे वक्त जोसेफ विस्की ने उसके दिमाग को भटका दिया। वो गलत नंबर डायल करके रब्ता करने लगा। बार बार गलत नंबर डायल करने के बाद उसने झुंझलाकर फ़ोन को बंद करके रख दिया। फिर सोचा शायद कोई गड़बड़ है, बाद में फ़ोन करूंगा। तेजपाल ने कहा, रॉबर्ट से कहो कि किसी तरह इस लड़की से पीछा छुड़ा कर आए, लेकिन कोई सख्ती ना करे। मोहब्बत से उसके साथ पेश आए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर तुम चारों 6-6 घंटों का वक्त मुकर्रर करो। तुम में से हर एक इस डायरेक्टर जनरल के दिमाग में 6 घंटों तक रहेगा और इसे कभी अल्पा से रब्ता करने का मौका नहीं देगा। इस तरह हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनके एक साथी माइक ने कहा, इसमें सोचना क्या है, डायरेक्टर जनरल को ख़त्म कर दिया जाए, सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तेजपाल ने कहा, हो सकता है डायरेक्टर ने किसी और को राजदार बनाया हो। अपनी बेटी को बताया हो कि अल्पा से दिमागी राब्ता होता है, या किसी और दोस्त को बताया हो। पहले इस मामले में अच्छी तरह छानबीन करो और इस डायरेक्टर के चोर ख्यालात अच्छी तरह पढ़ो। वो तीनों ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए वहां से चले गए। तेजपाल सोचने लगा, डायरेक्टर को कत्ल करना दानिशमंदी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वो तीनों वापस आए। उन्होंने बताया कि हमने डायरेक्टर के चोर ख्यालात पढ़े हैं। उसके ख्यालात ने बताया कि वो अपने दफ्तर के मामलात अपनी बेटी को नहीं बताया करता और ना ही कभी उसने अल्पा का जिक्र अपनी बेटी से किया। तेजपाल ने कहा, यह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन डायरेक्टर को कत्ल करने से मुसीबतें बढ़ेंगी। अगर अल्पा को शुबा होगा तो वो मालूम करेगी कि डायरेक्टर की मौत से पहले किसने उससे मुलाकात की थी। लिहाजा मेरी बात मान लो और डायरेक्टर को कत्ल करने का ख्याल दिल से निकाल दो। बैजोन ने कहा, इसका मतलब है हम सबको 6-6 घंटे उसके दिमाग में ड्यूटी देनी होगी। लेकिन अगर अल्पा ने उसे राब्ता किया तब हम उसे किस तरह रोकेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, उसके चोर ख्यालात के खाने पर कब्जा जमा कर रखना। वो हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। माइक मुरू ने कहा, हम तो तुम्हारी हर बात तस्लीम करते हैं, इसे भी तस्लीम करेंगे। अगर हम दोनों बाप बेटी को ख़त्म कर दें तो वो कैसे रॉबर्ट तक पहुंचेगी। वो दफ्तर वालों से मालूम करेगी कि डायरेक्टर अपनी मौत से पहले किन लोगों से मिला था। पता चलेगा कि मौत से पहले उसकी बेटी रॉबर्ट को लेकर उसके दफ्तर में गई थी। तुम ये नहीं समझते कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती चली जाती है। बेजोन और जोसेफ विस्की ने कहा, यार माइक मुरो, तुम बहस ना करो। तेजपाल का जहन जितनी दूर तक काम करता है हम उतनी दूर तक नहीं सोच सकते। ये दुरुस्त कह रहे हैं। हमें खून खराबे से परहेज करना चाहिए। अगर सब्र और जहानत से काम लिया जाए तो तदबीर से नहीं तकदीर से काम निकल आता है। उस वक्त तकदीर यूं साथ दे रही थी कि तिल बैब में अल्पा कार ड्राइव करती हुई एक फुटपाथ के किनारे रोककर राह से उतरकर सड़क पार करती हुई एक शॉपिंग सेंटर में जाने वाली थी। दूसरे फुटपाथ के पास खड़े हुए ट्रक का पिछला हिस्सा अचानक खुला तो उसमें से भारी सामान गिरने लगा। वह सामान एल्पा पर गिरने वाला था। अचानक ही जीनी छलांग लगाकर एल्पा को गिराती हुई आगे की तरफ लुढ़कती चली गई। एल्पा 2 दिनों से कुछ बीमार थी। जरा तबीयत संभलने पर शॉपिंग के लिए निकली थी। जिस्मानी कमजोरी बाकी थी। ऐसे में यह हादसा पेश आया। उसके सर पर चोट लगी। जीनी ने उसके सर के पिछले हिस्से को सहलाते हुए कहा, हिम्मत करो, मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम पर अब कोई भारी सामान नहीं गिरेगा। जीनी ऐसा कहते कहते चौंक गई। उसका सर सहलाते हुए उसने महसूस किया कि उसके सर के पिछले हिस्से में कोई चीज़ फंसी हुई है। उसने फिर सहलाया और बालों को हटाकर देखा तो उसे 2 किलों का ऊपरी हिस्सा जरा सा नजर आया। एल्पा कमजोरी के बायस उसका सहारा लेकर उठ रही थी। जीनी ने कहा, लानत है, इतना खूबसूरत चेहरा और सड़कों की सफाई नहीं की जाती। बेचारी के सर पर 2 कीलें चुभ गई हैं। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियों के नाखूनों को उन कीलों के पास ले जाकर पहले एक कील को खींच कर निकाला तो एल्पा कराह कर बोली, ए तुम क्या कर रही हो। उसके ऐसा कहते कहते उसने दूसरी कील भी खींच कर निकाली। फिर बोली, तुम्हारी भलाई कर रही हूँ।
यहाँ गिरते ही तुम्हारे सर के पिछले हिस्से में 2 कीलें चुभ गई थीं, ये देखो। जीनी ने अपनी हथेली पर वो दोनों कीलें रखकर दिखाई, फिर उन्हें दूर फेंक दिया। एल्पा तेजी से दौड़ती हुई इन कीलों की तरफ जाने लगी। जीनी उसके पीछे दौड़ती हुई बोली, अरे तुम कहाँ भागी जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हें चोट लगी हुई है? उसने एल्पा को पकड़ लिया। एल्पा ने कहा, मुझे छोड़ो, क्या तुम पागल की बच्ची हो? मुझे वो कीलें उठाने दो। ताज्जुब है, पागल मुझे कह रही हो और उन कीलों को उठा रही हो जिनसे तुम्हें तकलीफ पहुंच रही थी। पोरस उस मार्केट में जीनी को तलाश करता फिर रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो एक औरत को पकड़े हुए है। वो समझ गया कि ये फिर अब नॉर्मल हो रही है और कोई उल्टी सीधी हरकत कर रही है। वो दौड़ता हुआ उनके पास आया, फिर कहा, ये क्या कर रही हो? प्लीज रूबी, इस औरत को छोड़ दो। एल्पा ने कहा, ये लड़की कौन है? ये क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? जीनी ने पोरस से कहा, मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, बल्कि ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अभी मैं ना होती तो ये मर जाती। ये जो उधर ट्रक देख रहे हो, वहां से इस पर भारी सामान गिर रहा था, मैंने इसे बचाया। हम दोनों सड़क पर गिरे तो इसके सर पर 2 कीलें चुभ गईं। मैंने उन्हें निकाला और निकाल कर फेंक दिया तो ये मुझसे नाराज होने लगी कि मैंने क्यों इसके सर पर से कीलें निकाली। भला बताओ, ये भी कोई तुक है? मैंने नेकी की है तो ये नाराज हो रही है। पोरस ने उससे पूछा, भाई प्लीज तुम ही कुछ बताओ, आखिर बात क्या है? एल्पा ने कहा, बात कुछ भी नहीं है, बस इसे कहो कि ये मुझे छोड़ दे, वरना मैं इसकी पिटाई करूंगी। जीनी ने कहा, तुम और मेरी पिटाई करोगी? जानती हो मैं कितनी बड़ी फाइटर हूँ। पोरस ने डांट कर कहा, रूबी प्लीज खामोश रहो, ज्यादा ना बोलो। एल्पा ख्याल खानी के जरिए पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन कमजोरी के बायस ऐसा न कर सकी। पोरस उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो बिल्कुल एल्पा के लबो लहजे में बोल रही थी, और एल्पा उस वक्त ये भूल गई कि इस वक्त अपने खास लबो लहजे में नहीं बोलना चाहिए। पोरस फौरन ही उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर ये महसूस किया कि वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही। उसने चोर ख्यालात पढ़े तो मालूम हुआ कि बज़ाहिर अपने दिमाग को जो मुर्दा जाहिर किया था, इन कीलों की वजह से ही किया था। सारी बातें उसने चोर ख्यालात से मालूम कर ली। उसने जीनी का हाथ पकड़कर उसे कहा, प्लीज रूबी, इस औरत का हाथ छोड़ दो, ये बेचारी पहले ही जख्मी और बीमार नजर आ रही है। फिर उसने एल्पा से कहा, मैडम हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। उसने कहा, बस आपने एक पागल से मेरा पीछा छुड़ा दिया, यही काफ़ी है। जीनी ने कहा, पागल तो तू है। पोरस ने जीनी के मुंह पर हाथ रख दिया। एल्पा दौड़ती हुई इधर उधर कीलों को तलाश करने लगी। पोरस ने ख्याल खुआनी के जरिए जीनी से कहा, प्लीज तुम ज्यादा ना बोलो, मैं एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ। इस वक्त हमारे सामने एल्पा है और वो 2 कीलें जिन्हें वो ढूंढ रही है, इन कीलों की असर से ही उसने अपने दिमाग को मुर्दा बना रखा था। कोई टेलीपैथी जाने वाला उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए वो परेशान है। वो खुश होकर बोली, फिर तो कमाल हो गया, ये कमाल मैंने किया है, मैंने उसे बचाया भी और उसकी कीलें भी निकाली हैं। पोरस ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम तो बहुत बाकमाल हो। बस इस वक्त मेरा कहा मानती जाओ और इस वक्त जरा खामोशी इख्तियार करो। यह जाहिर ना होने दो कि हमने अल्पा को पहचान लिया है, बल्कि आगे जाओ और उन कीलों को तलाश करके उसे दे दो। ये क्या कह रहे हो? वो कीलें मिल जाने से वो फिर अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर करेगी। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर घूरते हुए बोली, तुम क्या मुझे हुक्म दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ कि तुम जो कहोगे वो करूंगी? वो कान पकड़कर बोला, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस तुम अभी उसकी दोस्त बनकर हो और उसके काम आ जाओ। वो आगे बढ़कर इधर उधर कीलें तलाश करने लगी। फिर एक जगह से कील उठाकर एल्पा को दिखाती हुई बोली, देखो क्या ये वही कील है? एल्पा ने उसे लेते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें पागल कह रही थी इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ नहीं पाती, जो चीज़ तुम्हारे लिए गैर अहम होती है दूसरों के लिए कितनी अहमियत रखती है। बहरहाल मैं दूसरी कील भी तलाश करती हूँ। वो दोनों तलाश करने लगी। दूसरी कील अल्पा को मिल गई। वो बोली, ये देखो दूसरी कील भी मिल गई। अच्छा मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो तेज़ी से चलती हुई गाड़ी के करीब गई, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से गाड़ी को दौड़ाती हुई चली गई। जीनी ने पोरे से पूछा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा शिकार हाथ है और तुमने उसे यूं ही जाने दिया। दरअसल जिसने उसके दिमाग में कीलें लगाई थी, मैंने उस विच डॉक्टर का नाम और पता मालूम कर लिया है। आओ सबसे पहले हम वहाँ चलें। वो दोनों अपनी एक कार में बैठकर उसे तेजी से ड्राइव करते हुए एक चर्च के पीछे उस रिहाइशगाह में पहुंचे जहां वो विच डॉक्टर जमाल रॉबिन रहता था। उसी ने अल्पा और ब्रेन आदम के दिमाग को मुर्दा बनाया था। पोरस ने कॉल बेल के बटन को दबाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। जमाल रॉबिन ने उसे देखकर पूछा, कौन हो तुम और ये लड़की कौन है? हम आपके पास ज़रूरी काम से आए हैं, प्लीज़ हमें अंदर आने दें। वो एक तरफ हो गया। वो दोनों अंदर आए। पोरस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। जमाल रॉबिन ने कहा, यह मेरा घर है, मैं दरवाजे को अंदर से बंद कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे खोल दो। मैं जाते वक्त खोल दूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो क्या जादुई अमल है कि कीलों के दिमाग में पेवस्त कर देने से वो बज़ाहिर मुर्दा हो जाते हैं, फिर कोई टेलीपैथी जाने वाला उन दिमागों तक नहीं पहुंच पाता। जमाल रॉबिन परेशान होकर बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? पोरस ने उसकी ठोड़ी के नीचे हलक को दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर कहा, यह तुम्हारा आखिरी वक्त है, आप बताओ। वो सहम कर बोला, देखो मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं अपना बचाव कर लूंगा तो तुम पर मुसीबत आएगी। मुसीबत उस वक्त आएगी जब तुम एक सांस के बाद दूसरी सांस ले सकोगे। ये कहते ही उसने उसके गले को दबोच लिया। इतनी जोर से दबोचा कि वो सांस भी ना ले सका। जिद्दोजहद करने लगा, लेकिन जरा सी देर में ही उसके हाथ पांव ढीले हो गए, आंखें बाहर आने लगी। वो एकदम से साकित हो गया। पोरस ने ख्याल खुआनी के जरिए उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसकी ख्याल की लहरें वापस आ गईं, जिसका मतलब यह था कि जमाल रॉबिन मुर्दा हो चुका है।
उसने उसे फर्श पर फेंक दिया, फिर जीनी से बोला, बस अब बाकी ब्रेन आदम रह गया, उसको भी जल्दी देखना है। एल्पा तेजी से कार ड्राइव करती हुई अपने खुफिया बंगले में आई। वहां पहुंचते उसने टेलीफोन के जरिए ब्रेन आदम से रब्ता किया और उसे बताया उसके साथ बड़ी मुश्किल पेश आई है। उसकी दोनों कीलें सर से निकल गईं और दिमाग बहुत कमजोर हो गया। वो आर्जी तौर पर ख्याल खुआनी के काबिल नहीं रही, लिहाजा जल्दी आकर उसे डॉक्टर जमाल रॉबिन के पास ले चले। ब्रेन आदम ने कहा, तुम इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। एल्पा को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। ब्रेन आदम वादे के मुताबिक जल्दी आया, फिर उसे अपनी कार में बिठाकर उस बीच डॉक्टर जमाल रॉबिन के घर पहुंचा। वहां उसने कार रुकी तो उसे दूर ही से उसकी रिहाइशगाह का सामने वाला खुला दरवाजा नजर आया। उसने अल्पा के साथ अंदर आते हुए आवाज दी, हेलो मिस्टर रॉबिन। उसे जवाब नहीं मिला। ब्रेन आदम ने कहा, अल्पा तुम इधर जाकर देखो, मैं उधर जा रहा हूँ। वो दोनों मुखालिफ सिमतों में गए। जब ब्रेन आदम दूसरे कमरे में पहुंचा तो अचानक ही पोरस ने उसे खींचकर उसकी गर्दन दबोच ली। ब्रेन आदम उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलने लगा, लेकिन वो कोई मोम के हाथ नहीं थे कि वहां से निकल पाता। पोरस ने एक बाजू से उसकी गर्दन को अच्छी तरह जकड़कर दूसरे हाथ से उसके सर के पीछे से उन 2 कीलों को भी निकाल डाला। वो भी कराहने लगा, कमजोरी महसूस करने लगा। दूसरी तरफ एल्बोस विच डॉक्टर को तलाश करती हुई उस कमरे में पहुंची तो वहां जीनी को देखकर चौंक गई। फिर बोली, तुम यहाँ हो? मुझे और कहाँ होना चाहिए था? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो उस रात तुम्हारे बंगले में आई थी और एक आर्मी अफसर ने यह शिकायत की थी कि मैंने उसकी मूंछों को खींचा है। उस वक्त से हम ब्रेन आदम के पीछे थे, इसके सहारे हम तुम तक पहुंच गए। तुम्हारे सर से 2 कीलें निकालने का सेहरा मेरे सारे, लेकिन सेहरा सर पर कैसे होता है? मेरे सामने आईना है और मुझे सेहरा नजर नहीं आ रहा। एल्पा ने उसे सहम कर देखा, फिर दौड़ती हुई दूसरी तरफ जाने लगी। जब वो दूसरे कमरे में पहुंची तो ब्रेन आदम फर्श पर पड़ा हुआ था और तकलीफ से कराह रहा था। एल्पा ने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, कोई शख्स था, उसने मुझे इस तरह दबोच लिया था कि उसकी गिरफ्त से निकलना मुश्किल हो गया। उसने 2 कीलें मेरे सर से निकाल डाली हैं। अब तो कोई भी दोस्त या दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों में आ सकेगा। एल्पा ने पूछा, मगर वो कौन था? पता नहीं। उसने कहा, उस रात जो लड़की मेरे खुफिया बंगले में आई थी वो दूसरे कमरे में है। वो दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गए। ना वहां जीनी थी और ना पोरस। अब वहां उस कमरे में अल्पा और ब्रेन आदम रह गई। जब इस मकान की दूसरी तरफ तीसरे कमरे में गई तो वहां विच डॉक्टर जमाल रॉबिन की लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर यह समझ में आ गया कि वो दोनों अब कभी अपने दिमागों को मुर्दा जाहिर न कर सकेंगे। सवाल पैदा हुआ, वो दोनों कौन थे? वो जो भी थे बेहद चालबाज थे। उन्होंने विच डॉक्टर को हलाक करके उन दोनों को गैर मामूली दिमाग रखने के काबिल रहने नहीं दिया। अब वो एल्पा एक आम टेलीपैथी जानने वाली रह गई थी और वो ब्रेन आदम एक आम सा आर्मी इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल। वो योगा का माहिर नहीं बन सकता था। एल्पा दोनों हाथों से सर थामकर सोफे पर गिर पड़ी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो पागल की बच्ची कौन थी? वो बुरी तरह मायूस होकर बोली, बिग ब्रदर अब क्या होगा? ये तो खेल ही बिगड़ गया। अब तो वो कमबख्त गुरु नारंग हमारे दिमागों में आसानी से आता रहेगा। ब्रेन आदम ने कहा, तुम कह रही थी कि तुम्हारे सर से एक लड़की ने कीलें निकाली थी और जब मैं यहाँ आया तो एक मर्द ने मेरे सर से कीलें निकाली। इसका मतलब है कि हमारे 2 दुश्मन हैं। लेकिन दुश्मन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो दुश्मनों के अलाकार हों। हम इस पर बाद में सोचेंगे। पहले तो हमारे सामने 2 दुश्मन हैं। अगर हम उन 2 दुश्मनों तक पहुंच जाएं और उनसे हकीकत उगलवा लें और ये मालूम कर लें कि वो किसी के अलाकार नहीं है और उन्होंने खुद ही ऐसा किया है, तो ये बात छुपी रहेगी कि हमारे दिमागों से कीलें निकल चुकी हैं और अब हमारे दिमाग मुर्दा नहीं रहे। दुश्मन तो यही समझते रहेंगे कि वो हमारे दिमागों में कभी नहीं आ सकेंगे। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। पहले हमें उन दोनों को तलाश करना होगा, मगर उन्हें कहाँ तलाश किया जाए? वो सोचने लगी। फिर बोली, वो लड़की उस रात मेरे बंगले में आई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी और तुमसे शिकायत की थी कि एक मूंछों वाला उसका ताकुब कर रहा है और वह एक आर्मी ऑफिसर था जो तुम्हारे कहने पर वापस चला गया। ये वही लड़की थी, इसका नाम रूबी है। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि उसका नाम रूबी है? हाँ, तुम खुद सोचो, जब उस लड़की ने तुमसे आकर बात की थी और उसने अपने शौहर का नाम भी बताया था तो तुमने उसके शौहर के बारे में इंक्वायरी की थी, फिर उनकी बातें सच निकली थी। बिन आदम सोचने लगा, फिर बोला, हाँ वो इलेक्ट्रिकल कंपनी में कोई इंजीनियर था। उसने अपना कोई नाम बताया था, मैं अभी मालूम करता हूँ। उसने फोन के जरिए इलेक्ट्रिकल कंपनी के एक ऑफिसर से रब्ता करते हुए कहा, मैं इंटेलिजेंस का एक आला अफसर बोल रहा हूँ। इंक्वायरी के तौर पर पूछ रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा इंजीनियर है जो पिछले दिनों लंदन गया हो और वहां से शादी करके आया हो? जी हाँ, हमारे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसका नाम नॉर्मन स्टोन है। वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? पता नहीं, आज उसकी छुट्टी का दिन है, कल वो ड्यूटी पर आएगा। हो सकता है वो अपने बंगले में हो। उसके बंगले का फ़ोन नंबर बताओ। उसे फ़ोन नंबर बताया गया। उसने फ़ोन बंद करके इस नंबर को पंच किया, फिर अपने कान से लगाकर सुनने लगा। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी लेकिन कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। दरअसल जीनी और पोरस वहां से फौरन ही अपना ज़रूरी सामान लेकर चले गए थे और एक जगह जाकर जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर थोड़ी बहुत तब्दीलियां की थीं ताकि फौरन पहचान में न आए। उनका इरादा था कि किसी दूसरी जगह जाकर इत्मीनान से मौका मिलेगा तो चेहरे को पूरी तरह से तब्दील किया जाएगा। बहरहाल अब वहां कोई नहीं था और फ़ोन की घंटी बजती रही थी। फिर ब्रेन आदम ने अपना फ़ोन बंद करके कहा, वहां घंटी बज रही है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है।
इसका मतलब है कि नॉर्मन स्टोन अपनी वाइफ के साथ कहीं फरार हो गया है। वो फरार होकर अभी तेलबैब से बाहर नहीं गया होगा। आप फौरन तमाम सुराग रसानों और पुलिस वालों को होशियार करें और नाकाबंदी करें। वो फौरन अपने सुराग रसानों और पुलिस वालों से राब्ते करके उनके हुलिया बताकर उनसे कहने लगा, तिलबैब और हैफा वगैरह से बाहर जाने वाले जितने रास्ते हैं सबकी नाकाबंदी की जाए। जहां भी एक मर्द और एक औरत नजर आए उन्हें फौरन चेक किया जाए। उनके चेहरे मेकअप ज़दा होंगे। अगर मेकअप समझ में ना आए तो फौरन फ़ोन करके किसी भी सुराग रसा से एंटी मेकअप लेंस मंगवा कर उनके चेहरों को देखा जाए। एक चेहरे के पीछे दूसरा छुपा हुआ असली चेहरा नजर आ जाएगा। फिर उसने एक और मातियत से राब्ता करके उसे जमाल रॉबिन के बंगले का पता बताकर कहा, यहाँ जमाल रॉबिन की लाश पड़ी है, इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और सुराग रसानों से कहो यहाँ कर फिंगरप्रिंट्स और कदमों के निशानात वगैरह लेकर इस तरह मुजरिमों की निशानदेही करें कि हम जल्द से जल्द उन तक पहुंच सकें। उसने फ़ोन बंद करके अल्पा की तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर एक सोफे पर बिठाकर पूछा, इतनी देर हो चुकी है कि अब तक कोई तुम्हारे दिमाग में आया है? नहीं, मैंने किसी की पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं किया है, शायद इसलिए कि मेरा दिमाग पूरी तरह तवानाई हासिल नहीं कर पाया है। नहीं, मैं महसूस करूँ कि दिमागी तौर पर पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। प्लीज़ तुम अपनी दिमागी तवानाई आजमाओ, टेलीपैथी के जरिए किसी के दिमाग में बल्कि मेरे दिमाग में आओ। एल्पा ने ख्याल पानी की और ब्रेन आदम के दिमाग में पहुंचकर बोली, हाँ मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, हाँ मेरा दिमाग भी इतना तवाना है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि हम दोनों अब दिमागी तौर पर कमज़ोर नहीं रहे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब एक है, वो ये कि हमारे साथ दुश्मनी की गई है और दुश्मनी करने वाला अब तक मेरे और तुम्हारे दिमाग में नहीं आया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर वो दुश्मन है तो मेरे और तुम्हारे दिमाग में आकर चैलेंज कर सकते कि हम अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर कर सकते हैं तो करके दिखाएं। वो अपनी जीत पर फख्र करेगा और हमारी शिकस्त का मजाक उड़ाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। वाकई बिग ब्रदर, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा, अब तक मेरे दिमाग में कोई नहीं आया। कोई दुश्मन है तो उसे ज़रूर आना चाहिए, और अगर दुश्मन नहीं है तो उसने हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों की? उस विच डॉक्टर जमाल रॉबिन को क्यों हलाक किया और हमारे सर से कीलें क्यों निकाली हैं? ब्रेन आदम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, एक ही बात समझ में आ रही है कि जिन लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी की है वो इस वक्त किसी महफूज पनाहगाह की तलाश में भागते फिर रहे होंगे, इसलिए उन्हें आने की फुर्सत नहीं मिल रही होगी। ब्रेन आदम ने फिर फ़ोन करके आर्मी हेडक्वार्टर वालों से कहा, जितने हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें फौरी तौर पर रवाना करो और उनसे कहो कि पूरे तिलबैब हैफ और आसपास के जितने आबाद और गैर आबाद इलाके हैं वहां परवास करें। जहां भी एक जवान मर्द और एक जवान लड़की तनहा नजर आए या इधर से उधर दौड़ते दिखाई दें तो फौरन अपनी राब्ता कमेटी को इतला दें और उन्हें उस जगह पहुंचने के लिए कहो। वो दोनों किसी आबादी में भी देखी जा सकती हैं और किसी वीराने में भी किसी न किसी पनाहगाह की तलाश में नजर आ सकती हैं। तिलबैब में ऐसे कई जवान लड़के और लड़कियां हैं, और जवान ना भी हों तो भी ज्यादा उम्र वाली जवान नजर आया करती थी और वो घर से भाग रही थी। ऐसे वक्त रिपोर्ट मिली कि एक वीराने में एक मर्द और औरत को भागते देखा गया है। दूसरे वीरान इलाके से रिपोर्ट आई कि वहां भी एक लड़की और लड़के को देखा गया है। फिर तिलबैब और हैफा वगैरह से भी रिपोर्टें मिलने लगी कि वहां उन्होंने तकरीबन 12 जोड़े ऐसे देखे हैं जो इधर से उधर भटकते हुए दिखाई दिए हैं। हेलीकॉप्टर से देखने वालों ने उन वीरानों से 2 जोड़ों को गिरफ्तार कर लिया। तिलबैब और हैफा से भी वो 12 जोड़े गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें एक जगह लाकर कैद कर दिया गया। ऐसे में ब्रेन आदम ने कहा, इनमें से एक एक के साथ गुफ्तगू की जाए। एल्पा उनके दिमागों में पहुंचकर उनकी असलियत मालूम करेगी। उसके हुक्म की तामील होने लगी। एक एक ख्यालात पढ़ने लगी। इस दौरान में उसने कहा, बिग ब्रदर, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमसे दुश्मनी करने वालों में बाबा साहब के दारे वाले होंगे तो हम उनकी सही शनाख्त मालूम नहीं कर सकेंगे। उन सब पर रूहानी टेलीपैथी का अमल किया गया है। मैं मानता हूं कि उन्हें ख्याल खानी के जरिए पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद शायद उनकी किसी बात से किसी हरकत से पता चल जाए। तुम ख्यालात पढ़ती जाओ। वो फिर ख्यालात पढ़ने लगी। उधर दूसरे सुराग रसा एंटी मेकअप कैमरे और लेंस वगैरह के जरिए उनके चेहरों का मुआयना कर रहे थे। उनके लवाहकीन को बुलाकर तस्दीक कर रहे थे कि वो जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं या नहीं। इतने सारे गिरफ्तार होने वाले लोगों को जांचने के बाद यही समझ में आया कि उनमें से कोई उनका दुश्मन नहीं है और ना ही टेलीपैथी जानता है। लेकिन ब्रेन आदम और अल्पा मुतमईन नहीं थे। फिर अल्पा ने कहा, एक जवान मर्द और एक खूबसूरत लड़की है। उन दोनों में हमेशा नोकझोंक चलती रहती है और एक दूसरे से बर्तन होने की कोशिशें करती हैं। लड़की का दावा था कि वो किसी से डरती नहीं है और वह जवान मर्द कह रहा था कि तुम डरोगी और मैं तुम्हें कल ही डराऊंगा और तुम डर के मारे भागती फिरोगी। इसके मुताबिक उस जवां मर्द ने एक खिलौना चूहा खरीदा जो रिमोट कंट्रोलर से दौड़ता भागता था और उसी के जरिए से कंट्रोल किया जाता था। उसने एक बाजार में उस चूहे को लड़की के पीछे छोड़कर दूर से कहा, वो देखो तुम्हारे पीछे चूहा है। उसने चौंक कर देखा, फिर सहम कर दूर हो गई। उस जवान मर्द ने रिमोट कंट्रोल के जरिए उस चूहे को उसकी तरफ भगाया तो वो दौड़ने लगी। फिर वो चूहे को दौड़ाता रहा और वो लड़की डर के मारे चूहे के डर से भागती रही। पुलिस वालों ने समझा कि ये भी उन दुश्मनों में से हो सकती हैं, लिहाजा इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रेन आदम ने कहा, देखो ये तो मालूम हो सकता है कि ये पोरस या पारस है, क्योंकि इसी तरह की शरारतें करती रहती हैं। हाँ, मुझे भी कुछ शुबा हो रहा है। इन्हें रोका जाए। इन लोगों को हिरासत में लेकर दूसरी जगह भेज दिया गया। उस जवान जोड़ों के बारे में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी। सिर्फ 2 रह गए थे।
दो में से भी एक पर शुबा नहीं रहा, लेकिन जो आखिरी 12वां जोड़ा था उसमें लड़की कुछ एबनॉर्मल सी नजर आई। उसके माँ बाप को भी बुलाया गया। एल्पा ने उसके ख्यालात भी पढ़े तो बाप के ख्यालात से पता चला कि लड़की दिमागी तौर पर कुछ खिसकी हुई सी है, अक्सर घर से भाग जाती है। इस बार उसे कहा गया था कि वो मौजूदा बॉयफ्रेंड से दूर रहे, लेकिन वो कह रही थी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा हस्बैंड है, मैंने शादी कर ली और मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तो किसी बाहर मुल्क से आई हूँ। उसके बाप ने पूछा तुम किस मुल्क से आई हो? लड़की ने कहा मुझे याद नहीं, बस मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये ख्यालात एल्पा और ब्रेन आदम को बता रहे थे कि हो सकता है वो लड़की लंदन से आई हो, उसने नॉर्मन स्टोन से शादी की हो और अब दुश्मनी करने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश कर रही हो। और उसके असली ख्यालात पढ़ने में शायद इसलिए नाकामी हो रही है कि नॉर्मन स्टोन और इस लड़की का ताल्लुक यकीनन बाबा साहब के दायरे से होगा। ब्रेन आदम ने हुक्म दिया कि उन दोनों को हिरासत में लेकर किसी ऐसी रिहाइशगाह में रखो जहां उन्हें कैदी होने का एहसास ना हो। हम उनसे अभी आकर बात करेंगे। एल्पा ने कहा पहले मैं यहाँ से निकल कर जा रही हूँ, किसी टैक्सी में बैठकर किसी दूसरे खुफिया बंगले में जाऊंगी। अगर हम दोनों साथ देखे गए तो हमारे कितने अकाबरीन शुबा करेंगे कि आपके साथ मैं ही हो सकती हूँ। वो विच डॉक्टर जमाल रॉबिन के बंगले से निकलकर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ब्रेन आदम भी बाहर आया। वहां पहले ही पुलिस और आर्मी अफसरान आ चुके थे और उस लाश के बारे में अपनी कानूनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। वो बाहर आकर अपनी कार में बैठकर जाने लगा। गुरु नारंग ने उसी दिन से तपस्या शुरू कर दी थी और हर गुजरता हुआ दिन उसे हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था, सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या वाकई सोनिया उसे आत्मशक्ति हासिल करने की मोहलत दे रही है और कभी उसके पास आकर किसी तरह की मदाखलत नहीं कर रही। इस तरह वो तकरीबन 38 दिन गुजार चुका था। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। 2 दिन के बाद जब 40 दिन मुकम्मल हो जाते तो उसकी आत्मशक्ति पूरी तरह से वापस मिल जाती। जब डॉक्टर उसे दवाएं देने और इंजेक्शन के जरिए उसके जिस्म में खुराक पहुंचाने आते तो उस वक्त वो तपस्या छोड़ देता और मंत्रों का जाप बंद कर देता। उसे दिन में तकरीबन 2-3 घंटे के लिए तपस्या छोड़नी पड़ती थी ताकि डॉक्टर उसका इलाज मुआयना कर सकें। ऐसे वक्त सोनिया ने उसके दिमाग में आकर कहा अब तो तुम दिमागी कुव्वत भी हासिल कर रहे हो और आत्मशक्ति भी मुकम्मल करने वाले हो, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन बाद शायद मैं भी तुम्हारे दिमाग में ना आ सकूं। उसने कहा सोनिया मैं तुम्हारा जानी दुश्मन था लेकिन अब नहीं हूं। तुमने मुझ पर जितना बड़ा एहसान किया उसके बाद मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा। तुम मेरे दिमाग में आना चाहोगी तो मैं आने दूंगा, तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे काम आऊंगा। मुझसे ऐसी बातें ना करो, मैं तो पहले ही भोली भाली नादान हूँ, इसलिए तो तुम्हें आत्मशक्ति मुकम्मल करने का मौका दिया और 2 दिन तक और मौका दूंगी। कोई मदाखलत नहीं करूंगी, तुमसे कोई फ्रेब नहीं करूंगी। तुम देखोगे कि तुम फिर वही महाशक्तिमान बन चुके हो, लेकिन ये ना कहो कि तुम मेरे दुश्मन नहीं रहोगे और मेरे काम आओगे। तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो, लेकिन मैं 2 दिन बाद महाशक्तिमान बनकर तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं जुबान का धनी हूँ। जो कहता हूँ वो करता हूँ और हमेशा तुम्हारा खादिम बनकर रहूंगा। सोनिया हंसती हुई चली गई। उसके जाने के बाद वो परेशान होकर सोचने लगा क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। अभी तो 2 दिन है और ये 2 दिन बहुत होते हैं। इन 2 दिनों में उसने कोई गड़बड़ की तो मेरी सारी तपस्या धरी की धरी रह जाएगी। वो सोचता रहा, वक्त गुजरता रहा। इस तरह 40वें दिन की शाम हो गई। अब सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। ठीक 12 बजे दिन को वह महाशक्तिमान बन जाता। वह दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगा कि वह 6 घंटे खैरियत से गुजर जाएं। सोनिया भी उसके दिमाग में ना आए। आखिर मुद्दत पूरी हो गई। रात के 12 बज गए। उसकी आत्मशक्ति मुकम्मल हो गई। वो खुश होकर आजमाने लगा, ख्याल ख्वानी करने लगा। अब तो ख्याल ख्वानी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। देखना यह था कि वह जिस्म बदल सकता है या नहीं। उसने आंखें बंद कर ली, फिर सोचने लगा कि उसे किस जिस्म में जाना चाहिए। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर ख्याल आया कि मुझे सबसे बड़ा धोखा एल्पा ने दिया है। अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर करती चली आ रही है। मुझ जैसे महाशक्तिमान का भी उसने मजाक उड़ाया और मेरा भी रास्ता रोक दिया। अब अगर मैं उसके जिस्म में चला जाऊं। वो सोचते सोचते रुक गया। फिर उसके दिमाग ने समझाया कि उसे औरत के जिस्म में नहीं जाना चाहिए। याद आया कि उसके बिग ब्रदर यानी ब्रेन आदम ने भी अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर किया था, लिहाजा उसे ब्रेन आदम के जिस्म में जाना चाहिए। लेकिन पहले वो ख्याल खोने की प्रवास करता हुआ सोनिया के पास पहुंचा। फिर कहा, मैं गुरु घनश्याम नारंग बोल रहा हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें तो मालूम हो चुका होगा कि 40 दिन पूरे हो गए और मैंने आत्मशक्ति मुकम्मल कर ली है। चलो अच्छा है, जो चीज़ गुम हो गई थी वो दोबारा मिल गई है, लेकिन दोबारा मिलने वाली चीज़ फिर गुम हो सकती है। इसका क्या मतलब है? ये तो दुनिया में होता है कि कोई चीज़ गुम होती है, मिल जाती है और फिर गुम हो जाती है। तो तुम्हारी आत्मशक्ति फिर गुम हो सकती है, अब नहीं होगी। बहुत खूब। इसका मतलब है तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तेवर बदल कर ना बोलो, हम बड़े नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें आत्मशक्ति मुकम्मल करने के लिए 40 दिनों की मोहलत दी थी। अब जब भी तुम अपने मौजूदा अपाहिज जिस्म से निकलकर किसी दूसरे जिस्म में जाओगे तो जाते ही वक्त देख लेना, ठीक 40 मिनट बाद वह जिस्म बदलने पर मजबूर हो जाओगे। वो हंसने लगा, बोला, तुम तो जैसे कोई महान शक्तिमान देवी हो के जो कहती है वही होता है। ये तो तुमने देख लिया कि मैंने कहा था तुम 40 दिनों में अपनी खोई हुई चीज़ वापस हासिल करोगे। अब अगर तुम कोई जिस्म तब्दील करोगे तो 40 दिन की मोहलत देने वाली तुम्हें 40 मिनट के अंदर उस नए जिस्म से निकलने पर मजबूर कर देगी। ये तो मैं आजमा चुका हूँ। तुमने मुझे 40 रोज तक किसी बिस्तर पर लिटाकर तमाम दुश्मनों के मुकाबले पर जोरावर बना दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझ जैसे जोरावर के मुकाबले में
हमेशा तुम्हारी चालबाजी काम आए। मैं कब कह रही हूँ कि मेरी चालबाजी काम आ सकती है? तुम्हें तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी कोई नई जिस्म में जाओ तो फौरन वक्त देख लो। एक एक मिनट का हिसाब रखो, क्योंकि 40 मिनट वहां रहोगे। अब यहाँ से जाओ। उसने सांस रोक ली। नारंग की सोच की लहरें वापस आ गईं। उसे दोबारा आत्मशक्ति मुकम्मल करने के बाद जितनी खुशी हुई थी उतनी ही परेशानी बढ़ गई। अगरचे उसने सोनिया को चैलेंज किया था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन वो जानता था कि वो मक्कार औरत जरूर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन क्या करेगी? वो अपनी पूरी अकल का जोर लगाकर सोचने लगा कि वो कैसे मालूम कर सकती है कि वो कहाँ जाएगा, किसके जिस्म में जाएगा, इस मुल्क में रहेगा या उससे हजारों मील दूर किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे के जिस्म में जाने वाला है। ये कैसे मालूम करेगी? हरगिज नहीं। वो ख्वामखा मुझे बच्चों की तरह डरा रही है। वो बिस्तर पर पड़ा थोड़ी देर तक छत को तकता रहा और सोचता रहा। अकल उसे समझा रही थी कि उसे महज धमकी नहीं समझना चाहिए। वह मक्कार औरत कुछ भी कर सकती है। वो अपनी सोची हुई बातों पर गौर करने लगा। फिर अकल ने समझाया कि फर्ज कर लो कि वह अपने दावे के मुताबिक सिर्फ 40 मिनट में मुझे जिस्म बदलने पर मजबूर कर देगी, तो इसका मतलब यह है कि मुझे जो नया जिस्म मिलेगा वो सिर्फ 40 मिनट के लिए होगा और मैं 40 मिनटों में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। लिहाजा अपने मौजूदा दुश्मनों से पहले इंतकाम लेकर बाद में जिस्म बदलना चाहिए। वो ख्याल खुआनी की परवास करता हुआ अंडरग्राउंड गॉड फादर के दिमाग में पहुंचा। वो एक कमरे में बैठा हुआ एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम से असला सप्लाई करने का सौदा कर रहा था। उसने उसे मुखातिब किया, हेलो, मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। गॉड फादर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मैं नारंग उर्फ एमोन हूँ, जिसके दोनों हाथ और पांव काट कर तुमने बिस्तर पर डाल दिया, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज बना दिया। अब कौमा से निकल कर तुम्हारे दिमाग में आयो। उसने घबरा कर पूछा, तुम कौमा से कैसे निकल आए? तुम्हारी बदकिस्मती निकाल लाई है, गुरु नारंग ने पुरसुकून अंदाज में कहा। फिर बोला, बस अब मैं जो कहूँ वही होगा। तुम उन तीनों डॉक्टर्स को बुलाओ जिन्होंने कसाई बनकर मेरा ऑपरेशन किया था और मुझे अपाहिज बना दिया था, फिर मुझे कोमा में पहुंचाया था। वो घबरा कर बोला, मिस्टर नारंग, मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हें दुश्मनों से महफूज रखने के लिए एक नए तरीके पर अमल कर रहा था। मैं भी नए तरीके पर अमल करने वाला हूँ। जो कह रहा हूँ फौरन करो। ये कहते ही उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। तो उसने फोन उठाकर तीनों डॉक्टर से राब्ता किया और उनसे कहा कि वो फौरन उसके पास पहुंचे। उसने फिर फोन बंद करने के बाद कहा, मिस्टर नारंग, पहले मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दो। अभी तो तुम असलहा सप्लाई करने की बातें कर रहे हो। यहाँ दो दहशतगर्द खुफिया तंजीमों के लीडर बैठे हुए हैं। मैंने उनकी भी आवाज़ें सुनी हैं। अब जरा इस बात पर गौर करो, जो जदीद असलहा अभी तुम सप्लाई करने वाले हो और उसका नमूना सामने रखा हुआ है, तो वह असलहा पहले तुम पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि किया जाएगा। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सफाई पेश करने का मौका दो। मुझे अपने पास आने दो। मैं तुमसे। उसके सामने बैठे दहशतगर्द उसे हैरत से देख रहे थे और पूछ रहे थे, ये तुम किससे बोल रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों? क्या यहाँ हमारे लिए कोई खतरा है? नहीं, मैं समझाऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझ लो कि खतरा मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं। कुछ मालूम तो हो। तुम लोगों ने कुछ रोज पहले अखबार में पढ़ा होगा कि एक मुर्दा ताबूत में जिंदा होकर बैठ गया। वही मुर्दा मुझसे बातें कर रहे और मेरे दिमाग में पहुंचा हुआ है। ये टेलीपैथी के जरिए ऐसा हो रहा है। उनमें से एक लीडर ने कहा, ओ गॉड, टेलीपैथी तो एक ऐसा हथियार है जिसके सामने तमाम हथियार नाकाम हो जाते हैं। कहीं वो हमारे दिमागों में तो नहीं आएगा? नारंग ने कहा, मैं तुम दोनों के दिमागों में भी पहुंच चुका हूं, अब खामोश रहो। ऐसे वक्त वो तीनों डॉक्टर्स वहां आ गए। नारंग ने गॉड फादर की जुबान से कहा, तुम तीनों ने एक डॉक्टर नहीं बल्कि कसाई बनकर इसके दोनों हाथ और दोनों पांव काट दिए थे, और तुम दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे इंजेक्शन के जरिए वो हमेशा कोमा में रहता है, लेकिन वो तो अभी मेरे दिमाग में मौजूद है। गॉड फादर ने सामने रखे हुए असले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से अपनी पसंद का असलिया उठाओ और एक दूसरे पर आजमाओ। वो तीनों हैरानी से गॉड फादर को देखने लगे। नारंग ने पहले एक के दिमाग पर फिर दूसरे के दिमाग पर कब्जा जमाया। उन्होंने हथियार उठाकर एक दूसरे पर गोली चला दी। तीसरे ने एक रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी से लगाकर अपने आप को भी हलाक कर डाला। दहशतगर्द तंजीम के वो दोनों लीडर खौफ से यह तमाशा देख रहे थे। नारंग ने उनमें से एक के दिमाग पर कब्जा जमाया तो उसने एक जदीद गन उठाई। फिर गॉड फादर से कहा, यह नमूना तुमने हमें दिखाया है, लेकिन अभी तक हमने इसे इस्तेमाल करके नहीं देखा है, लिहाजा पहले तुम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सुनते ही गॉड फादर नहीं नहीं कहते हुए हाथ उठाकर पीछे हटने लगा। उस शख्स ने ठाई ठाई की आवाज़ के साथ दो गोलियां चलाईं तो उसके दोनों हाथ जख्मी हो गए। इसके बाद वो उन दोनों हाथों पर कई गोलियां बरसाता रहा, हत्ता कि वो हाथ बिल्कुल ही नाकारा हो गए। नारंग ने उसकी जुबान से कहा, अब ये दोनों हाथ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, लिहाजा ऑपरेशन के जरिए इन्हें कटवाना होगा। दूसरे शख्स ने दूसरा हाथ उठाकर कहा, इससे जदीद हथियार को भी आजमाना चाहिए। ये कहकर उसने फायरिंग शुरू कर दी और उसकी दोनों टांगों पर गोलियां बरसाने लगा। गॉड फादर फर्श पर गिरते हुए तड़पते हुए रहम की भीख मांगने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। उसने इतनी गोलियां खाई थी कि अब उसमें बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही थी। वो बेहोश होने लगा। ऐसे वक्त नारंग ने उसके दिमाग में कहा, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद डॉक्टर तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में संभालेंगे और तुम्हें संभालने के लिए, जिंदा रखने के लिए दोनों हाथों और दोनों पैरों को काटना लाजमी हो जाएगा।
वो दिमागी तौर पर अपने बेड पर हाजिर हो गया। दोनों हाथ दोनों पैर कटे हुए थे। वो बिस्तर पर बज़ाहिर एक लाश की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन अब कोई भी उस पर गालिब नहीं आ सकता था। उसके पास आने वाला अपनी मौत के साथ ही आ सकता था। जिस्म तब्दील करने के लिए वो काला अमल कुछ यूं होता है कि एक खास मंत्र का जाप पढ़ते हुए उसके अंदर से उसकी आत्मा को निकलने पर मजबूर कर देता। जब आत्मा उसके जिस्म से निकल जाती और उसका जिस्म मुर्दा हो जाता, तो वो दूसरे मंत्र का जाप करके अपनी आत्मा को मौजूदा जिस्म से निकालकर उस मुर्दा जिस्म में मुंतकिल कर देता। वो अब तक इसी इरादे पर कायम था कि उसे ब्रेन आदम के जिस्म में जाना चाहिए, ताकि उसे उनका वो गहरा राज मालूम हो सके और वो उनके जरिए दूसरे जादूगर तक पहुंच सके। अपने इस इरादे पर अमल करने से पहले उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ख्याल ख्वानी के जरिए अल्पा और ब्रेन आदम के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की जाए। ये मालूम किया जाए कि वो लोग अब तक अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर कर रहे हैं या नहीं। नारंग उसके लबो लहजे को याद करने लगा, फिर उसकी आवाज़ और लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो हैरान रह गया, क्योंकि तवक्को के खिलाफ उसे ब्रेन आदम के दिमाग में जगह मिल गई थी। ब्रेन आदम अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो योगा का माहिर था और पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता था। पूछ रहा था, कौन है इस वक्त मेरे दिमाग में, कौन आया है? नारंग ने कहा, तुम योगा के माहिर हो, सांस रोककर सोच की लहरों को भगा देते हो, मुझे भी भगा दो। उसने कई बार सांस रोककर आजमाया, लेकिन सोच की लहरें मौजूद नहीं। तब नारंग ने कहा, मैं वही हूँ जो योगा जाने वालों के दिमाग में भी पहुंच जाता है, और वो मुझे अपने अंदर से भगा नहीं पाते। ब्रेन आदम ने हैरानी और बेयकीनी से पूछा, क्या तुम नारंग हो? मैं कौन हूं इसका अंदाजा करो, सोचते रहो, समझते रहो। उस वक्त तक मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ता रहूंगा। वो उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि उसके और अल्पा के दिमाग को एक विच डॉक्टर जमाल रॉबिन ने किस तरह मुर्दा बनाया था, मगर अब वो जादुई अमल खत्म हो चुका था और वो विच डॉक्टर जमाल रॉबिन मर चुका था। फिर ये भी पता चला कि अल्पा और ब्रेन आदम के दिमाग से कीलें किसने निकाली हैं, और वो कीलें निकालने वाले कौन है। अब तक उन्हें पता चला था कि उनमें से एक नौजवान लड़की थी और एक नौजवान मर्द, जिन्हें पूरे इसराइल में तलाश किया जा रहा है। यकीनन वो उनके दुश्मनों में से होंगे, तभी उनके करीब जाने के बाद उनके सर से कीलें निकाली होंगी। ब्रेन आदम का भी यही ख्याल था कि जिस मर्द ने उसकी गर्दन दबोचकर दूसरे हाथ से कीलें निकाली थी वो बहुत ताकतवर था, और अल्पा के सर से एक लड़की ने 2 कीलें निकाली थी, यानी वो भी अल्पा के करीब गई थी और उसे पहचाना नहीं गया, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों मेकअप में थे। ख्यालात पढ़ने से रफ्ता रफ्ता मालूम होता गया, जिन्होंने कीलें निकाली उनमें लड़की का नाम रूबी और मर्द का नाम नॉर्मन स्टोन था, और वह एक इलेक्ट्रिकल कंपनी से मुंसलिक था, लेकिन अब वो फरार हो चुके थे और उन्हें इसराइल की पुलिस, इंटेलिजेंस और आर्मी तलाश करती फिर रही थी। अब नारंग के लिए सोचना जरूरी हो गया था कि वहां सिर्फ अल्पा और ब्रेन आदम ही से नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों से भी वास्ता पड़ेगा। लिहाजा ब्रेन आदम के जिस्म में जाना मुनासिब रहेगा या नहीं, पहले उनके दुश्मनों की कुव्वतों का अंदाजा करना जरूरी है। उसने अल्पा के दिमाग में आकर उसके भी ख्यालात पढ़े। वो भी बेचैनी से पराई सोच की लहरों को महसूस करके कहने लगी, कौन आया है? लेकिन नारंग ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ता रहा। उसके और ब्रेन आदम के ख्यालात से ये बात मालूम हुई कि जिसने भी उन दोनों से दुश्मनी की है, उनके सरों से कीलें निकाली हैं, उसने अब तक कोई दुश्मनी नहीं की है, न अब तक उनके दिमागों में आया है। अब पहली मर्तबा वो अपने दिमागों में पराई सोच की लहरों को महसूस कर रहे हैं। वो बोला, हेलो अल्पा, मैं नारंग बोल रहा हूँ। तुमने तो बहुत ज़बरदस्त कारनामा दिखाया था और अपने आप को मुझसे महफूज कर लिया था। अब तुम्हारी योगा जानने के बावजूद मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। मुझे निकाल सकती हो तो निकाल दो। इसका मतलब है तुमने अपने किसी काले जादू के अमल से हमारे सर से कीलें निकाली हैं और हमें गैर महफूज किया है। नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो अभी इसका एतराफ़ कर लेता। नारंग, तुमने किसी जवान लड़की और किसी जवान मर्द को अपना आलाकार बनाकर यहाँ भेजा था। तुमने ही ऐसी हरकतें की हैं। जब मैं कह चुका हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया तो नहीं किया। क्या तुम्हें मुझसे खौफ आता है? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे दिमाग में ज़लज़ला पैदा कर दूँ, तुम मुझे दिमाग से ना निकाल सको। वो खामोश रही, जवाब न दे सकी। बेशक वो ऐसा करता तो वो उसे दिमाग से निकाल ना पाती। अब भी वो मजबूर थी, अपने अंदर उसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर वो बोली, नारंग, हमने जो कुछ भी किया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया, और अपनी हिफाजत करना हर इंसान का हक है। लेकिन तुम इस बात के गवाह हो कि हमने महफूज होने के बाद तुमसे कभी छेड़छाड़ नहीं की, कभी तुम्हें किसी किस्म का चैलेंज नहीं किया। हाँ, इतनी शराफत तुमने दिखाई। अच्छा ये बताओ कि वो जवान लड़की और जवान मर्द कौन है? मेरी तो यही समझ में आ रहा है कि उनका ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि कोई अमरीकी रूपोश टेलीपैथी जाने वाला होता और हम पर गालिब आता तो फ़ख्री अंदाज में हमें ट्रैप करता, हमें अपना मामूल और ताबे बना लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से हम गैर महफूज हुए उसके बाद से तुम हमारे दिमाग में आए हो, और जिन्होंने हमारे सर से कीलें निकाली हैं उन्होंने कभी हमसे रब्ता नहीं किया, और ना ही उनके किसी साथी ने हमसे रब्ता किया है। इससे जाहिर होता है कि बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले जो टेलीपैथी जानते हैं, उन्होंने हमें सिर्फ गैर महफूज किया, और वो नहीं चाहती हैं कि हम अपने दिमाग को मुर्दा ज़ाहिर करें। लिहाजा हमारी एक बहुत बड़ी हिफाजती तदबीर को ख़त्म करके उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जिस्मानी तौर पर वहाँ मौजूद हैं, और जो टेलीपैथी जानते हैं, जिनमें से एक लड़की है और एक जवान मर्द।
हाँ, हमारा ख्याल बारहा सानी और पारस की तरफ जा रहे हैं। अली और फहमी भी हो सकते हैं, और अब तो पोरस भी एक एबनॉर्मल लड़की जीनी के साथ रहते हैं। इन तीन जोड़ों में से कोई एक जोड़ा यहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद है, जिन्हें तलाश किया जा रहा है, और वो अभी तक हाथ नहीं आए। वो सोचकर बोला, अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। कुछ पता करूंगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा टेलीपैथी जाने वाला जोड़ा पहुंचा हुआ है। वो फिर दिमागी तौर पर अपने बिस्तर पर हाजिर हो गया। सोचने लगा, खतरा है। अगर मैं ब्रेन आदम के जिस्म में जाऊंगा और वहां बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। फिर सोनिया तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वह ज़रूर 40 मिनट का वक्त देने के बाद अपने चैलेंज पर अमल करेगी और मुझे 40 मिनट से ज़्यादा उस जिस्म में रहने नहीं देगी। लिहाजा किसी ऐसे जिस्म में जाना चाहिए जिसे वो जानती हो। जब वो अल्पा के दिमाग में रहकर बातें कर रहे थे तो जीनी और पोरस भी अल्पा के दिमाग में पहुंचे उनकी बातें सुन रहे थे। जब अल्पा के दिमाग से निकला तो वो दोनों भी निकल गए। फिर पोरस ने सोनिया को मुखातिब किया, मम्मा क्या ये नारंग आत्मा शक्ति हासिल कर चुका है? हाँ बेटे, मैंने उसे मौका दिया था और उसने मुकम्मल आत्मा शक्ति हासिल कर लिया। और अब मैंने उसे चैलेंज किया है, जब भी वो किसी नए जिस्म में जाएगा तो जाते ही पहले वक्त देख ले। उस वक्त से ठीक 40 मिनट बाद वो अपने दूसरे जिस्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। मैं उसे दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहती हूँ। वैसे मम्मा, अल्पा बुरी तरह सहमी हुई है। वो समझ रही है कि नारंग अब अपनी मुकम्मल आत्मा शक्ति और आत्मा टेलीपैथी के बायस उस पर हावी रहा करेगा और वो उसकी कनीज बनकर रह जाएगी। ठीक है, उसे परेशान रहने दो। वो अपनी कामयाबियों पर बड़ा इतराती है और खुद को बहुत चालबाज जाहिर करती है। अब उसे नाकामियों से भी दो चार होने दो, बाद में उसे खुद ही नारंग से निजात मिल जाएगी। उसे पता नहीं है कि मैं उस मगरूर नारंग के साथ क्या सलूक करने वाली हूँ। जीनी ने कहा, अब हमें इस मुल्क से किसी तरह भी निकल जाना चाहिए। इस मुल्क की पूरी फोर्स हमें तलाश कर रही है, हेलीकॉप्टर परवाज करते फिर रहे। सोनिया ने कहा, किसी एक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाओ और उसके साथ बैठकर उस हेलीकॉप्टर को इसराइल से बाहर ले जाओ। ऐसा करना मुश्किल भी था और जहानत से काम लेने वालों के लिए आसान भी। जितने हेलीकॉप्टर परवाज कर रहे थे उनका मरकज आर्मी हेडक्वार्टर में था। वह तमाम परवाज करने वाले अफसरान जहां जहां जा रहे थे अपनी रिपोर्ट उस मरकज के इंचार्ज और दूसरे अफसरान को सुनाते जा रहे थे। वो भी जवाब में कुछ कहते जा रहे थे। पोरस और जीनी एक वीराने में जहां छुपे हुए थे वहां एक हेलीकॉप्टर बार बार गर्दिश कर रहा था। उन्होंने उसका नंबर पढ़ा। उस नंबर के हवाले से हेडक्वार्टर में जो गुफ्तगू हो रही थी उसे सुनकर पोरस उस अफसर के दिमाग में पहुंच गया। उस अफसर ने पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर को किसी खुली जगह उतारो, वो यहीं कहीं छुपे होंगे। पायलट ने उसके हुक्म की तामील की। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा। उसमें एक अफसर के साथ 4 मुसल्लह फौजी जवान थे। एक अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर उन 4 फौजी जवानों को गोली मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। जीनी और पोरस ने ऐसे ही किया। उनकी हलाकत के बाद सिर्फ अफसर और पायलट रह गए। पोरस पायलट के दिमाग में पहुंचा और जीनी अफसर के। वो दोनों दौड़ते हुए आए और उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इसके बाद वो अफसर और पायलट उनकी मर्जी के मुताबिक उस हेलीकॉप्टर को परवाज करते हुए वहां से ले जाने लगे। तिलबैब और हैफा वगैरह में कितने ही जोड़े शुबे में पकड़े गए थे, जिनमें से 2 को हिरासत में रखा गया था, बाकी को छोड़ दिया गया। उन दोनों जोड़ों पर कैसे शुबा किया गया? एल्पा ने कहा, ब्रादर आप बारी बारी उन दोनों जोड़ों के पास जाएं और उनके उंगलियों के निशानात लें, उनका ब्लड ग्रुप भी चेक कराएं। उन्हें हमारे रिकॉर्ड रूम में रखे जीनी और पोरस के निशानात से मिलाएं। इसराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे बड़े ममालिक के अलावा दूसरी आलमी खुफिया और खतरनाक एजेंसियों में भी हमारे मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद थे, जिनके जरिए वो हमारी असलियत मालूम कर सकते थे। और एल्पा यही मशवरा दे रही थी। नारंग उसी बेड पर अपाहिज बना हुआ था। वह भी जिस्म की तब्दीली में जल्दी नहीं करना चाहता था। अगर सोनिया वाकई 40 मिनट के अंदर किसी तरह मजबूर करेगी और वह फिर जिस्म बदलेगा तो इसका मतलब यह होगा कि आत्मा शक्ति एक तरह कमज़ोर हो गई है। इसलिए वो जिस्म बदलने से पहले बहुत मोहतात रहकर यह देखना चाहता था कि जहां बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे वहां वो ना जाए और उनसे दूर किसी ऐसे जिस्म में दाखिल हो जाए जिसकी तरफ सोनिया कभी तवज्जो ना दे सके। वो 1 घंटे बाद अल्पा के पास आया और उसके ख्यालात पड़े तो पता चला कि जिन 2 जोड़ों को शुबह में गिरफ्तार किया गया था वो जीनी और पोरस नहीं है, और उनका ब्लड ग्रुप और उनकी उंगलियों के निशानात उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ब्रेन आदम ने अल्पा से कहा, इनके निशानात तो पारस और अली से भी नहीं मिलते, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब यह है कि जिन्हें गिरफ्तार होना चाहिए वो अब तक हमारे मुल्क में रूपोश हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आर्मी हेडक्वार्टर से ब्रेन आदम को मुखातिब करके कहा गया, हमारे जितने हेलीकॉप्टर पूरे इसराइल में परवाज कर रहे हैं उनमें से एक हेलीकॉप्टर से राब्ता नहीं हो रहा। ब्रेन आदम ने चौंक कर यह बात फ़ोन के जरिए अल्पा को बताई। उसके दिमाग में नारंग मौजूद था। उसने कहा, अल्पा समझ लो शिकार हाथ से निकल गए, अब उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो बोली, मुश्किल तो है मगर बिग ब्रादर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो इंटरनेशनल फ्लाइंग कंट्रोलिंग दफ्तर से रब्ता करेंगे और सुरागरसा त्यारे उन्हें तलाश करेंगे। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहीं आसपास के मुल्क पहुंचे होंगे। उन्होंने तुम्हारे सरों से वो कीलें कब निकाली थी? यही कोई 5 घंटे पहले। फिर तो ये बात पक्की है उन दोनों का ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है। अगर अमरीकी रूपोश टेलीपैथी जाने वाले होते तो अब तक तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हें चैलेंज करते और तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते। यही तो मुश्किल है। अगर वो वाकई बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने और उनके साथ बुरा सलूक करने से पहले
हमें हज़ारों बार सोचना होगा कि फरहाद अली तैमूर इसके बदले जवाबी कार्रवाई कितने भयानक तरीके से करेगा। नारंग दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा। अब तो मुझे भी 1000 बार सोचना होगा कि इब्राहिम आदम के जिस्म में या वहाँ किसी और के जिस्म में जाना चाहिए या नहीं। वहाँ फरहाद के लोग मौजूद हैं या नहीं। इस तरह सोनिया से ये बात तो छुपी नहीं रहेगी कि मैं वहाँ किसके जिस्म में पहुंचा हूँ। उसने सोचते हुए इनकार में सर हिलाया। नहीं, मुझे इसराइल का रुख करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर कहाँ जाऊँ। अचानक उसे तेजपाल का ख्याल आया। फिर इस ख्याल के साथ उसे गुस्सा भी आया कि उसने भी उसे धोखा दिया था। अब शायद फिर वो उसे ट्रैप कर सके, और अगर ना कर सका तो फिर उसके जिस्म में चला जाएगा। इस तरह उसके अंदर और ज्यादा गैर मामूली सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। ये सोचते वो तेजपाल की आवाज़ को और लब लहजे को अच्छी तरह याद करके ख्याल ख्वानी करने लगा। एक बार ख्याल ख्वानी की प्रवास की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, लेकिन उसके दिमाग तक ना पहुंच सका। यही जाहिर हुआ कि उसने अपनी आवाज़ और लब लहजा बदल दिया है। नारंग झुंझला गया। वह किसी बाकमाल शख्स के जिस्म में जाना चाहता था, फिर कोई तवाना खूबरो जवान हो, या फिर किसी बड़े मुल्क का हाकिम हो, या बहुत बड़ा ओहदेदार हो जिसका हुक्म पूरे मुल्क में चलता हो। वो बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहा था और बहुत पस्ती में अपाहिज बना पड़ा था। ये पस्ती उसे समझा रही थी कि वो जिस कदर बुलंदो बाला शख्स के जिस्म में जाएगा, सोनिया उतनी ही जल्दी उसे पहचान कर उसकी शाहरग तक पहुंच जाएगी। लिहाजा उसे किसी मामूली और गुमनाम शख्स के जिस्म में जाना चाहिए। यही दानिशमंदी होगी। ऐसे वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। एक भंगी उसकी हाजत रवाई और कमरे की सफाई के लिए अपने वक्त के मुताबिक आया। वो जानता था कि बेड पर बैठा हुआ शख्स कोमा में रहता है, हरकत नहीं कर सकता। इसलिए उसने करीब आकर पूछा, ये क्या इरादा है? तूने फिर बिस्तर को टॉयलेट बना दिया? लानत है तुझ पर। मुझे रोज़ तेरी सफाई करनी पड़ती है। भंगी ने झुककर उसके ऊपर से कंबल हटाकर देखना चाहा तो अचानक नारंग ने उठते हुए उसे दोनों बाजुओं से दबोच लिया। उसके हाथ कलाइयों से कटे हुए थे, लेकिन दो बाजू अब इतने सख्त और ताकतवर थे कि वो भंगी तड़प तड़प कर कोशिश करने के बावजूद उसकी गिरफ्त से ना निकल सका। नारंग ने कहा, मुझे गूंगा, बहरा, लाचार और अपाहिज समझ रहा था, और तुझे समझाया गया होगा कि मैं कोमा में पड़ा रहता हूँ, बेहिस रहता हूँ, इसलिए टेलीपैथी के जरिए तेरे दिमाग में नहीं आ सकूंगा, इसलिए बड़बड़ा रहा था। वो रहम तलब नजरों से उसे देख रहा था। उसकी गर्दन बुरी तरह फंसी हुई थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नारंग ने उसे छोड़ दिया। वो निजात पाती वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम रुक गए। नारंग उसके दिमाग में था और वो उसकी मर्जी के बगैर कमरा छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने सहम कर उसकी तरफ घूमते हुए उसे देखा। उसने कहा, अब मैं जो कहूंगा तू वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो मरेगा। वो अपने दोनों हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मुआफ कर दो। मुझे गॉडफादर और उनके मातहत ने बताया था कि आप बहुत खतरनाक हैं। अगर बोलने लगेंगे तो फिर हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे जिंदा छोड़ दूंगा अगर तू मेरे काम आता रहेगा। आप हुक्म करें, मैं आपका हर काम करूंगा। एक व्हील चेयर का इंतजाम करके जल्द से जल्द इसमें मुझे बिठाओ और फिर यहाँ से बाहर निकाल। वो सुनता रहा और सोचता रहा, फिर बोला, आपका हुक्म है, मैं ऐसा ज़रूर करूंगा, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब से आप दोबारा जिंदा होकर ताबूत में उठकर बैठ गए थे, तब से पुलिस वाले आपको तलाश कर रहे हैं। अगर मैं किसी व्हील चेयर पर बिठाकर आपको बाहर ले जाऊंगा तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेंगे। नारंग ने उसे सोचती हुई नजरों से देखा और तस्लीम किया कि वह दुरुस्त कह रहे हैं। नारंग ये भूल गया था कि इस वक्त वह अमोन के जिस्म में है, चेहरा भी अमोन का है। लिहाजा पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उसे देखेंगे तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। अगरचे गिरफ्तार करके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। अगर गोली भी मारेंगे तो वो फौरन ही दूसरे जिस्म में चला जाएगा। लेकिन यही एक सवाल था कि किसके जिस्म में जाएगा। वो किसी ऐसे जिस्म में जाना चाहता था कि जहां तक सोनिया ना पहुंचे। वो गुस्से से बोला, उस कमीनी ने मेरे जहन में धौंस बैठा दिया है। क्या वो मेरी आत्मा से चिपक गई है कि जहां जाऊंगा पहुंच जाएगी? नहीं, मैं देख लूंगा कि वो कैसे मेरे पीछे आएगी। वो बोलते बोलते रुक गया। कुछ लोगों के दौड़ने की आवाजें आ रही थी। आवाजों से पता चल रहा था कि पुलिस वालों ने ऐसे बूट पहन रखे हैं जिनसे फर्श पर धमक सी हो रही थी। एक अफसर दो मुसल्ला साथियों के साथ कमरे में आया। उसने पहले उस भंगी को देखा, फिर बिस्तर पर पड़े नारंग को देखकर कहा, हमें सही इतला मिली थी एमोन, तुम इतने दिनों तक यहाँ छुपे रहे हो, और तुम्हारे तो दोनों हाथ और दोनों पांव कटे हुए हैं। शायद इसलिए खुद चलकर पुलिस स्टेशन नहीं आए। क्यों, यही बात है ना? वो अफसर तंजी अंदाज में घूरता हुआ उसके करीब आया। एक दूसरा अफसर भी चंद साथियों के साथ अंदर आते हुए बोला, हम कई कमरे देख चुके हैं। भंगी ने कहा, सर, उधर मकान के पिछले हिस्से में क्वार्टर बने हुए हैं, वो भी गॉडफादर की मलकियत है। अफसर ने कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। उसके साथ सिपाही जाने लगे तो नारंग ने उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो नारंग की मर्जी के मुताबिक सिपाहियों से बोलने लगा, तुम लोग यहीं रहो, मैं खामोशी से दबे पांव जाऊंगा और वहां देखूंगा कि क्या हो रहा है। उधर पुलिस अफसर नारंग से तरह तरह के सवालात कर रहा था कि गॉडफादर के कितने और अड्डों को तुम जानते हो और उसने तुम्हें क्यों अपाहिज बनाकर रखा है। मैं अपाहिज जरूर हो गया हूँ, लेकिन ऐसा भी खोटा सिक्का नहीं हूँ कि इस दुनिया के बाजार में चल ना सकूं। मैं अब भी यहाँ से बगैर हाथ पांव के फरार हो सकता हूँ और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो उन्हें बातों में उलझा रहा था और वो रह रहकर उस अफसर के बारे में सोच रहा था कि जो पीछे क्वार्टर में कुछ तलाश करने गया था। जब वो क्वार्टर के कमरे में पहुंचा तो नारंग ने कहा, अगरचे मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करूं, मगर आपको कानून के मुहाफिज की हैसियत से खुद से बड़ा समझता हूं।
अफसर ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, अभी तो तुम चैलेंज के अंदाज में बोल रहे थे और अब इतना नरम लहजा इख्तियार कर रहे हो। भाई, कानून के सामने तो झुकना ही पड़ता है। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट की इजाज़त चाहता हूँ। मैं आंखें बंद करके अपने गॉड को याद करूंगा, फिर अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और ख्याल ख्वानी के जरिए उस अफसर के पास गया जो कुछ तलाश करने लगा था। उसने उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया, फिर एक मंत्र का जाप करने लगा। 2 मिनट के अंदर ही उस अफसर के जिस्म से रूह निकल गई, वो मुर्दा हो गया। उसके मुर्दा होने के चंद सेकंड के बाद ही उसने फिर आंखें खोल दी, गोया चंद सेकंड बाद ही दोबारा जिंदा हो गया। आंखें खोलते ही दीवार पर लगी हुई घड़ी ने घंटी बजाई। उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। उस घड़ी में उस वक्त 7 बजे थे। उसे सोनिया की बात याद आई कि जैसे ही दूसरा जिस्म बदलो, घड़ी में वक्त जरूर देख लेना, क्योंकि ठीक 40 मिनट बाद तुम अपना दूसरा जिस्म भी बदलने पर मजबूर हो जाओगे। इसका मतलब है कि 7 बजकर 40 मिनट पर, यानी जब 8 बजने में 20 मिनट होंगे, तो वो अपने उस जिस्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसने हकारत से सोचा, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं इस पुलिस वाले के जिस्म में आ गया हूँ। वो बिस्तर से उठकर बैठ गया, फिर अफसराना अंदाज में चलता हुआ जब उस मकान में पहुंचा तो वहां दूसरा अफसर उस जिस्म पर झुका हुआ था जिसके दोनों हाथ और पांव कटे हुए थे। वो एमोन को छूकर उसके दिल की धड़कनों को देखकर उसे आवाजें दे रहा था, फिर बोला, अरे ये तो अचानक ही मर गया। एक सिपाही ने कहा, सर ये बहुत बड़ा चालबाज है, पता नहीं मरने के बाद उस ताबूत में किस तरह जिंदा हो गया था और अब यहाँ फिर मर गया। भंगी ने कहा, जी हजूर, मैं भी जानता हूँ, ये कोई काला जादू जानता है जिसकी वजह से कभी जिंदा हो जाता है और कभी मुर्दा हो जाता है। इसके जिस्म को सख्ती से बांध कर ले जाना चाहिए। अगर इसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया जाएगा तो फिर ये दोबारा जिंदा हो जाएगा। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। अफसर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। फिर उसने दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी और रिसीवर दूसरे अफसर यानी नारंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी वाइफ का फ़ोन है। उसने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसकी वाइफ ने कहा, ज़रा घड़ी देखो, 7 बजकर 1 मिनट हो चुका है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अभी तक तुम्हारी नाइट ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई। वो बोला, अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने रिसीवर रखकर दूसरे अफसर से कहा, मेरी वाइफ कह रही है बच्चा बहुत बीमार है, उसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊं। अफसर ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं बाकी कार्रवाई कर लूंगा। वो वहां से चलता हुआ बाहर आया। फिर एक सिपाही ने उसे सलूट किया तो उसने कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। सिपाही ने दरवाज़ा खोला, वो अगली सीट पर बैठ गया। फिर सिपाही दूसरी तरफ से आकर अपनी सीट पर बैठ गया और स्टीयरिंग को संभालते हुए गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगा। ऐसे वक्त नारंग ने सोचा कि ठीक है, मैं जिस अफसर के जिस्म में हूँ उसकी बीवी ने फ़ोन किया था, लेकिन उसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि 7 बजकर 1 मिनट हुए। ऐसा लगता है कि सोनिया उसे बताती जा रही हो कि वक्त गुजरता जा रहा है और 40 मिनट गुजरने का इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। फिर वो अफसर की बीवी के लबल लहजे को याद करने लगा जिसने उसे फ़ोन किया था। वो उसी के दिमाग में पहुंचा और मालूमात हासिल करने लगा कि घर कैसा है, कहाँ है, उसकी बीवी का मजाज और आदतें कैसी हैं। मालूम हुआ उनका एक ही बच्चा और घर में एक नौजवान साली है। उसने घर पहुंचने तक उस घर के मुत्तलिक और उसकी बीवी के मुत्तलिक बहुत सी अहम बातें मालूम कर लीं। सिपाही उसे घर के दरवाजे पर छोड़कर गाड़ी ले गया। उसने कॉल बेल का बटन दबाया तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, फिर बोली, अब आ रहे हो। आखिर ये ड्यूटी कैसी होती है कि वक्त के मुताबिक जा नहीं सकते और वक्त के मुताबिक आ नहीं सकते। वो अंदर आते हुए बोला, तुमने तो आते ही शिकायतें शुरू कर दी। भाई, फ़राइज़ अदा करने के लिए वक्त नहीं देखा जाता। बहरहाल एक बहुत बड़ा मुजरिम गिरफ्तार हो गया। वो कुछ और कहना चाहता था कि उसकी नौजवान साली उसके बच्चे को उठाए आ गई। उसे बोली, हाय अमोन, ड्यूटी से फुर्सत मिल गई। नारंग ने चौंक कर उसे देखा, फिर बोला, तुम मुझे अमोन कह रही हो? उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? वो तुम्हें अमोन नहीं अमोर कह रही है, अपना नाम भूल रहे हो? ओह सॉरी, दरअसल अभी जिस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया उसका नाम अमोन है, वही मेरे सर पर सवार है तो मुझे यही सुनाई दिया। वैसा बोलते वक्त अपनी साली को देख रहा था। वो बहुत हसीन और नौजवान थी, बड़ी ही पुरकशिश थी। वो भी उसे लगावट से देख रही थी। उसकी बीवी ने कहा, जाओ गुसल करो, लिबास तब्दील करो और नाश्ते की मेज़ पर आ जाओ, हमें भूख लग रही है। उसकी साली ने बच्चे को बहन की गोद में देते हुए कहा, सिस्टर, तुम्हारे लिए नया टूथपेस्ट और नया साबुन लेकर आई हूँ, चलो मैं तुम्हें देती हूँ, तुम अपने दूसरे कपड़े चलकर निकालो। वो उसके साथ जाती हुई सिस्टर से दूर जाकर बोली, तुम पक्के झूठे हो, झूठी मोहब्बत जताते हो। तुमने कहा था रात को ड्यूटी के बहाने जाओगे और सुबह होने से पहले आकर मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वो तो उस पके हुए फल को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था और वह फल खुद ही उसकी झोली में आकर गिरना चाहता था। उसने कहा, सॉरी, मुझे देर हो गई, लेकिन फिक्र ना करो, मैं अभी कुछ तदबीर करता हूँ। तदबीर क्या करना है? तुमने तो पहले ही पासपोर्ट और वीज़ा तैयार कर रखा है। कह रहे थे 9 बजे वाली फ़्लाइट से हम चले जाएंगे। मैंने कल रात से सफरी बैग में अपने और तुम्हारे पासपोर्ट और तमाम कागजात रखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ से निकलने की देर है। तो अब फिर फिक्र ना करो, अभी तुम्हारी सिस्टर बच्चे को लेकर कमरे में चली जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। जाओ जल्दी से गुसल करके तैयार हो जाओ, बाथरूम में साबुन और टूथपेस्ट वगैरह सब है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी सिस्टर अभी सो जाएंगी? भाई, वो कह रही थी कि वो रात से जाग कर मेरा इंतज़ार करी है तो उसे नींद आ रही होगी।
मैं कोई तदबीर करता हूँ, तुम फिक्र न करो, बस हमारा काम हो जाएगा। वो बाथरूम में गया और लिबास उतारकर शावर के नीचे गुसल करते हुए अपनी आरजी बीवी के दिमाग में पहुंच गया। वो किचन में थी और नाश्ता तैयार कर रही थी। नारंग उसके दिमाग पर मुसल्लत हो गया। वो अपना काम छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेडरूम में आई। वहां बच्चा बेड पर लेटा हुआ था। वो भी जाकर लेट गई। बहुत नींद महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि नाश्ता करने के लिए जागना चाहिए, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सकी। नारंग ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। फिर उसने अपनी साली के ख्यालात पढ़े। वह मालूम करना चाहता था कि अब यहाँ से फरार होकर किस मुल्क में जाएंगे। उसकी साली के ख्यालात ने कहा कि फ्रांस को छोड़कर वो लंदन जाने वाले हैं। अगर लंदन भी उनके लिए मुनासिब नहीं रहा तो फिर वो किसी दूसरे मुल्क के बारे में सोचेंगे। जहां नारंग को कैद करके अपाहिज बनाया गया था, वहां से यहाँ तक आने और अपनी फर्जी बीवी से बातें करने और गुसल करने में काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जब वो गुसल करने के बाद और लिबास तब्दील करने के बाद बाहर आया तो 7:30 हो चुके थे। सोनिया के चैलेंज के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। उसकी साली अपना सफरी बैग लिए ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। उसे देखते ही बोली, ये तो कमाल हो गया, वाकई सिस्टर गहरी नींद सो रही हैं। वो दोनों तेजी से बाहर आए, सड़क पर आकर एक टैक्सी में बैठ गए। फिर वहां से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। नारंग उसके साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसने कहा, दोनों पासपोर्ट और टिकट मुझे दो ताकि जल्द से जल्द बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लें। उसकी साली ने सफरी बैग को खोलकर उसमें हाथ डाला। फिर उसमें से एक पिस्तौल निकालकर उसे निशाने पर रखकर बोली, यह है पासपोर्ट। वो चौंक कर बोले, ये क्या? तुम घड़ी नहीं देखते, ये बुरा करते हो। 7:36 हो चुकी हैं और मेरी दी हुई मोहलत के पूरा होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गए हैं। इन 4 मिनटों में तुम खुद को इस जिस्म से महफूज रख सकते हो तो रखो। वह हैरानी और परेशानी से बोला, तुम सोनिया हो? फिलहाल तो सोनिया हो, मगर इस अफसर की सालियों जिसे हलाक करके तुमने इसका जिस्म हासिल किया है, तुम उसके जिस्म में हो और मैं उसकी साली के दिमाग में। वह हकारत से बोला, तुम क्या समझती हो, मुझे गोली मारने से क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, तुम फिर किसी चीज से अपने जिस्म में पेवस्त होने वाली वो गोली निकाल लोगे और वो जख्म भर जाएगा, लेकिन कितनी गोलियां निकालोगे? इस पिस्तौल में कई गोलियां होती हैं और इतनी गोलियां निकालते निकालते 40 मिनट से ज्यादा हो चुके होंगे। क्या तुम मुझे कत्ल करने के बाद यहां से जिंदा बचकर जा सकोगी? बेशक मेरा ये टैक्सी ड्राइवर गवाही देगा कि तुम पिस्तौल के बल पर मुझे अगवा करके घर से ले जा रहे थे और तुमने हिप्नोटाइज करके मेरी सिस्टर को सुला दिया था। लेकिन अभी रास्ते में मैंने तुम्हारा पिस्तौल तुमसे छीन लिया और अब तुम ही को गोली मारने वाली हो। तुम्हारी कलाई में घड़ी बंधी हुई है। उसे देखो, 1 मिनट 5 सेकंड रह गए हैं। अरे तुम क्या भला हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस जिस्म में दाखिल होने वाला हूँ? क्या मैं नादान हूँ? यहाँ तुम्हारी निगरानी हो रही थी और मैं जानती थी कि जब पुलिस वाले तुम्हें हिरासत में लेने आएंगे तो तुम अपना जिस्म जरूर तब्दील करोगे और तुम्हें फरार होने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लोग यही समझेंगे कि दोनों हाथों और पैरों से महरूम होने वाला इमोन मर गया है और कानून का मुहाफिज व इंस्पेक्टर बखैरियत है, जो इस वक्त मेरे सामने बखैरियत नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही नारंग ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर मारकर उससे पिस्तौल छीन लिया। फिर उसे निशाने पर लेकर बोला, अब कौन मरेगा? घड़ी में देख रहा हूं, तुम बोलो। नहीं, तुम घड़ी देखो। उसने घड़ी देखी। दूसरा जिस्म तब्दील होने के बाद 40 मिनट पूरे होने में सिर्फ 40 सेकंड रह गए थे। नारंग ने फौरन ही ट्रैगर दबाया और दबाता चला गया। खट खट की आवाजें आई लेकिन गोली नहीं चली। सोनिया ने कहा, पिस्तौल खाली है। इन लम्हात में हम तीनों इस टैक्सी के अंदर जिंदगी से खाली हैं। तुम्हें तो मरना है और ये तुम्हारे सामने जो इंस्पेक्टर की साली बैठी हुई है ये भी बहुत बदकार है। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ये जो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा है वो एक स्मगलर का कारिंदा है। वो भी मुजरिम है। इसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यानी इस वक्त इस टैक्सी में 3 मुजरिम जिंदा बैठे हैं और इन तीनों को देखो किस वक्त मरने हैं। सेकंडों को गुजरने में कोई वक्त नहीं लगता। सिर्फ 2 सेकंड रह गए हैं। नारंग ने बड़ी फुर्ती से अपनी तरफ के दरवाजे को खोला ताकि वहां से छलांग लगाकर बाहर चला जाए, लेकिन दरवाजा खोलते खोलते 2 सेकंड गुजर गई। अचानक टैक्सी में धमाका हुआ और उसके चीथड़े उड़ने लगे। उसमें बैठा हुआ पुलिस अफसर बदकार था, उसकी साली भी बदकार थी और उस टैक्सी को चलाने वाला ड्राइवर मुजरिम था। तीनों को फना होना था और उनके जिस्म के भी कितने ही टुकड़े फिजा में उड़ते चले गए। नारंग ने अपाहिज जिस्म से निजात हासिल करने के लिए दूसरा जिस्म तब्दील किया था। अब वो दूसरा जिस्म भी फना हो गया था, लिहाजा अब वो तीसरे जिस्म की तलाश में कहीं गया होगा। कहाँ गया होगा? जहां भी गया होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई इतनी जरा बराबर जगह नहीं है जहां मौत ना पहुंचती हो। लिहाजा वो जहां भी गया होगा वहां उसके साथ मौत भी पहुंचेगी।